मोलैरिटी क्या होता है बताइए आप लोग, व्हाट इज मोलैरिटी? Number of moles of solution in per liter of solution. ओके, बेसिकली मोलैरिटी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना। किसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो किसी भी सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। जैसे सपोज कर ये यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें वाटर है और इस वाटर में हमने ऐड कर दिया कुछ सॉल्यूट को, NaCl को। NaCl को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इस NaCl को ऐड करने के बाद हम बता रहे हैं कि NaCl कितना है इसमें। तो उसको एक्सप्रेस करने का जो एक तरीका हुआ उसी को क्या कहते हैं? मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स बनेंगे सॉल्यूट के, उसको क्या कहेंगे हम? मोलैरिटी कहेंगे। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? यूनिट्स क्या होता है बेटा मोलैरिटी का? क्या क्या यूनिट होता है? कैपिटल M मोल पर लीटर, मोल पर dm क्यूब एंड मोलर, यही होते हैं। तो कहीं भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद अगर ये सब लगा हो तो आप समझ लेना कि ये मोलैरिटी दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं रहेगा कि मोलैरिटी फाइंड आउट करो। क्या दिया रहेगा? कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोलैरिटी। मोलैरिटी के और भी कई सारे फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं आपको, जिसमें क्या बताया था? NB/VS, और इसी को तुम एलोबरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? WB/MB/VS। अगेन ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब चलो यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या क्या है। M क्या है तेरा? मोलैरिटी है। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। V इज व्हाट? सॉल्यूट। VS इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट? लीटर। लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में। और क्या होना चाहिए? dm क्यूब में भी चलेगा। dm क्यूब एंड लीटर बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर? तो ये है तुम्हारा मोलैरिटी। नेक्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट मोलैलिटी। चलो स्टार्ट करो, लगाओ मोलैलिटी। मोलैलिटी लिख लिया, मोलैलिटी। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in per kg of solvent. It is the number of moles of solute in per kg of solvent. 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट का मोल, उसको क्या कहोगे बेटा? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसका रिलेशन था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। और मोलैलिटी किसका रिलेशन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का। क्लियर? तो ये रिलेशन हमें समझना है कि मोलैरिटी कौन सा रिश्ता बताता है, मोलैरिटी कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रहा है। क्लियर? सो मोलैरिटी का नेक्स्ट टर्म लिखो, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। व्हाई इट इज नॉट डिपेंड इन टेम्परेचर? नो वॉल्यूम इन्वॉल्व, और मास तो चेंज होता नहीं है बेटा। अगर किसी का वजन बढ़ा दो घटा दो, उससे वजन पे कोई असर नहीं होगा, बट वॉल्यूम पे असर होगा। वॉल्यूम क्या होगा? गर्म करने से कोई भी चीज फैलता है, फैलेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। क्लियर? तो ये हो गया तेरा मोलैलिटी। अब चलो इसके यूनिट्स लिखो, यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का यूनिट क्या क्या होगा? स्मॉल m मोलल, मोल पर केजी। ठीक है,
यही होता है यूनिट इसका। कहीं भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद ये लगा हो तो समझ लेना मोलैरिटी दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को, जो सॉल्यूशन के क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि क्या दिया हुआ है। तेरे को यूनिट याद रखना है, यूनिट से पकड़ लेगा तू कि ये क्या दिया हुआ है। अब आ जा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू NB बाई WA, और NB को क्या लिखेंगे बेटा, WB बाई MB बाई WA। तो ये हो गया तेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो मोलैलिटी का फॉर्मूला। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिएगा, कोई जोर नहीं है, बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखना कि मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टीचर आपको हो सकता है स्कूल में ऐसे लिखवाया हो, बट आप ऐसे ही लिखना, इसमें कम लिखना पड़ेगा, है ना। ये जो बॉक्स में बंद है, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। बॉक्स में भी आप भी क्लोज कर दो इसी तरह से बॉक्स में, ताकि आपको ये याद रहे कि हमें ये फॉर्मूला को लर्न करना है ना। सो इसमें लिखिए पहले क्या क्या है, वेयर m इक्वल टू, m क्या है, मोलैलिटी। लीटी है ये, रीटी और लीटी में बहुत ही माइन्यूट फर्क है। कई बार हमें जब हम क्वेश्चन को पढ़ते तो हमें क्या लगता है कि ये मोलैलिटी कह रहा है, बट है वो मोलैलिटी। या मोलैलिटी को मोलैलिटी समझ के हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी। क्लियर? NB इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। B का मतलब सॉल्यूट होता है, N का मतलब मोल्स होते हैं। WA क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। W का मतलब वेट नहीं, मास है। और मैंने बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री में मास वेट में कोई फर्क नहीं होता है। फिजिक्स वाले बोलेंगे नहीं नहीं ये तो गलत बात है ना। वेट को बोलेगा भाई m इंटू जी करो, 9.8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे नो नीड, दोनों ही एक ही चीज है। अब क्या है तेरे लिए, NB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, एटॉमिक मास का सम करके। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले का तुम MB नहीं निकाल पाओगे। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, और एक मोल का मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास का सम करके। ठीक है, और WA क्या है तुम्हारा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिखना जरूरी है। अगर बेटा ये ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये याद रखना। तो हो सकता है कई जगह आपको यहाँ पे 1000 लिखा हो, तो अब कंफ्यूज मत होना। Where W is what, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लिख लिया, यहां तक क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्मूला है आपको मोलैरिटी के लिए। अब आ जाइए कुछ एडवांस फॉर्मूला की बात करेंगे, बट ये स्कूल में नहीं चलेगा। अगर आपने स्कूल में लगा दिया तो टीचर नंबर काट लेगा गारंटी के साथ। सुनो, मोलैरिटी का एक एडवांस फॉर्मूला है मास परसेंट इंटू 10 इंटू DS बाई MB। ये आप जेई नीट पर्पस के लिए यूज करोगे। ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अगेन मोलैलिटी के लिए देख लो, 1000 M 1000 D M इंटू MB। ये मोलैलिटी और मोलैरिटी के लिए। अगर तुमको मोलैरिटी दिया और मोलैरिटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा देगा। अब समझ, मोल फ्रैक्शन अगर तुमको दिया हुआ हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है बेटा। एक और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताता हूं। ये सारा फॉर्मूला आप जेई में यूज करोगे और वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा। इन जनरली आप नॉर्मल वे से निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। अगर मान लो तेरे को मोलैरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, फटाक से फॉर्मूला लगा दे, डायरेक्ट हो जाएगा ये। अच्छा, ये दूसरा मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, 1 माइनस दैट कर दोगे, कोई ट्रबल नहीं है ना बेटा। काई भी के बदले तू क्या करोगे,
इस काई को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस काई भी लिख सकते हो ना। अगर तेरे को एक ही मोल फ्रैक्शन दिया हो तो इसको यूज कर लेना, तो वहां पे तेरा ये काम इजी हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा फिर तेरे को पता चलेगा। कुछ और भी मोलैरिटी की बातें हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूं H2O2 की मोलैरिटी। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाम तो सुना होगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मोलैरिटी निकालने का ये वाला तरीका नहीं, उसका एक अलग तरीका है, वो भी जेई के लिए। मोलैरिटी ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2, इससे आप H2O2 की मोलैरिटी निकाल लोगे। अगर नॉर्मल वे से करोगे ना तो फंस जाओगे, इसलिए इसे करना, ठीक है। ये सब ट्रिक फार्मूला बता रहा हूं, जिससे आपका काम जो 15-20 मिनट का काम है वो आपको 30 सेकंड में हो जाएगा। विद इन 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ ले। जैसे H2O2 कहीं भी खरीदने जाओगे ना मार्केट में, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि 10V वाला दे दो, 20V वाला दे दो। ऐसे H2O2 को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, 10V, 20V, 50V, ऐसे नाम होता है, 30V। तो उस V का क्या मतलब, अगर मान लो कहीं पर 10V है तो 10V का मतलब उसके 1 मोल से 10 मोल ऑक्सीजन पैदा होता है। H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, ऑक्सीजन देगा ना बेटा। तो वो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा तो अपने वॉल्यूम का 10 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड 10V। 20V मतलब अगर 1 मोल लिया तूने तो उससे क्या हो जाएगा, वो 20 मोल ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा मोलैरिटी। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। इसमें कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी जिसका मतलब ना समझ में आता हो तो पूछ लो, पूछ लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो। मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया। नेक्स्ट टर्म लिखो पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। मिलियन में कितना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। लिखिए इसमें, इट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट in 10 raised to the power 6 part of solution। क्लास 11 में तुमने सब पढ़ा था, क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। ये मेरा वाला ही नोट्स है। अच्छा जी, क्वेश्चंस का है। तो पीपीएम में क्या लिखा तूने, पार्ट पर मिलियन, मिलियन में कितना हिस्सा। नेक्स्ट पॉइंट लिखी इसी में, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर बेटा हमें बहुत कम मात्रा में कोई सॉल्यूट है उसको एक्सप्रेस करना है तो वहां पे हम पीपीएम का यूज करते हैं। ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ट्रेस अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लाइक तू समझ कि अगर मान लो हमारा ब्लड रिपोर्ट आता है, ब्लड में कोई केमिकल है या कुछ वायरस है, बैक्टीरिया है, तो उसके रिपोर्ट क्या होता है, पीपीएम पीपीबी ऐसे लिखा रहेगा। किसी केमिकल का लेवल अगर नदी में चेक करना है तो नदी में तो बहुत सारा पानी होता है ना, या तालाब है उसमें तूने 10 kg नमक डाल दिया, अब उसको तुम कॉन्सेंट्रेशन में मेजर कर रहे हो तो बहुत छोटा होगा ना, तो वहां पे किस में मेजर करोगे, पीपीएम में। तो पीपीएम एंड पीपीबी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। एग्जाम्पल लिखो, 5 ppm CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ना, मींस इसका क्या मतलब, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट
5 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 10 raised to the power 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, पीपीएम का मतलब समझ में आ गया? सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, वो तो आपकी मर्जी है। अगर एक्वस है तो वाटर है। अच्छा, सॉल्यूशन वाटर के अलावा क्या क्या हो सकता है सॉल्यूशन? और देखो सॉल्यूशन तुम पहले क्लास में ना थोड़ा सा बता देता हूं। देख, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है बेटा? सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का छोटा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जो मेजर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? अब सॉल्वेंट में तुम्हारे दो तरह के सॉल्वेंट, इसमें दो तरह के होते हैं। क्या होता है तुम्हारा? पोलर। दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर। अगेन इसमें भी दो होता है, पोलर, नॉन पोलर। व्हाट अबाउट पोलर? जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट हो वो क्या हो जाएगा बेटा? पोलर होगा। जिसका म्यू 0 के बराबर ना हो वो पोलर, और जिसका म्यू 0 के बराबर हो जाए वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। समझ में आया? अब अगेन आ जा, पोलर में भी दो तरह के होते हैं। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। अब समझ, पोलर प्रोटिक क्या हुआ? जो पोलर भी हो और जो H+ दे, जो H+ निकाले। कौन देगा H+? वाटर। और कौन देगा? अल्कोहल। और कौन देगा? एसिड। और कौन देगा? अमोनिया। ये सब क्या होता है बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। पोलर एप्रोटिक क्या होगा? जो पोल तो हो बट H+ ना दे। इसमें क्या क्या है? DMS, DMF, और क्या है? DMSO, HMPTA, और क्या होता है? क्राउन ईथर। These are non-polar solvent. Sorry, polar aprotic solvent. क्लियर? और नॉन पोलर में क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? CCl4, C6H6, I2, ये सब क्या है तुम्हारा? नॉन पोलर है। क्लियर? तो तुमको ये याद रखना है। इवन तुम्हारा इसमें ये भी आ जाएगा N-हेक्सेन, ये भी कई बार सॉल्वेंट की तरह यूज हो जाता है। अब समझ, ध्यान से समझ। ये DMS क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फाइड। देखो, डाई का मतलब दो, मिथाइल मतलब CH3, याद है? तो एक सल्फर रखो, दोनों तरफ मिथाइल रख दो, तो ये हो गया तेरा DMS। क्लियर? DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ऑक्साइड लगा दो यहीं पर, है ना? डाइमिथाइल फॉर्माइल, दो फॉर्माइल, है ना? HMPT, ये समझ ले, एक नया चीज है तेरे लिए। ये होता है, देख, हेक्सामिथाइल 6 मिथाइल है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड इधर से बनाया, 2 CH3 के साथ बॉन्ड बनाया, हेक्सामिथाइल ट्राइअमाइन। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, हेक्सामिथाइल ट्राइअमाइन फॉस्फोरिक एसिड, HMPTA। सो ये सब क्या है तुम्हारा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है।
और ये सब ऑर्गेनिक में खूब यूज होता है, तो वहां पे आपको अच्छे से सब याद रखना है। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ये जेई पर्पस के लिए है। नॉर्मल ईथर जो होता है बेटा वो होता है ईथर, जैसे ओ है दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड हो। क्राउन ईथर क्या होता है, एक रिंग की तरह होता है। समझ कैसा होगा, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं क्राउन ईथर। क्राउन मतलब जब भी रिंग की तरह बन जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, क्राउन ईथर। अब इसका भी नेमिंग बताऊंगा, चिंता मत कर, है ना। क्योंकि पिछले बार क्या होता है 11th में हमारे पास टाइम नहीं था, नॉमेनक्लेचर मैंने स्टार्ट तो किया था बट एग्जाम था तो फटाफट भगा दिया, है ना। ये भी है बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये सब बचा हुआ है जो मैं बताऊंगा तुमको कभी, ठीक है। चलिए फिर नोट डाउन कर लिए, अब आ जाइए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो बताया था ना बेटा पिछले क्लास में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट, जिसके 2 कंपोनेंट उसको क्या कहोगे, बाइनरी। जैसे वाटर अल्कोहल, वाटर शुगर, वाटर NaCl। टर्नरी 3 कंपोनेंट, ट्राई नहीं, टर याद रखना, टर्नरी, इट्स नॉट ट्राई। टर्नरी 3 कंपोनेंट, क्वाटरनरी 4 कंपोनेंट। पानी, चीनी, नमक, नींबू का रस, शिकंजी बना, ये क्या हो गया तेरा, क्वाटरनरी। आया समझ में। तो सॉल्वेंट तो बेटा एक ही होगा, बाकी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ड्यू टू इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर बोथ। वाटर क्या करता है, अपना पोलर को भी घोल लेता है, नॉन पोलर को भी घोल लेता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब समझिए, एक और भी क्लासिफिकेशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सके, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन इज नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड unsaturated. Super saturated, and again when it is heated or cooled, extra amount of solute dissolves and that solution is called super saturated. तो sometime heating sometime cooling से वो होता है। आ रहा है समझ में आप लोगों को। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगेन है तुम्हारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। एक्सेस सॉल्वेंट हो तो हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्सेस सॉल्यूट हो, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहोगे, कॉन्सेंट्रेटेड। कहते कॉन्सेंट्रेट करो, डाइल्यूट करो, पानी डालो, सॉल्वेंट डालो, है ना। तो ये हो गया तेरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आ जाओ, तो सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने क्या क्या जान लिया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, पीपीपी समझ में आ ही गया होगा आपको, उसके लिए बताना कुछ जरूरी नहीं। अब मैं जेई पे मेन फोकस कर रहा हूं और ये टॉपिक है आपका नॉर्मेलिटी। तो कितने बच्चों को नॉर्मेलिटी के बारे में पता है, नॉर्मेलिटी, ये प्योर जेई का टॉपिक है, सीबीएसई में इसके बारे में नहीं बताया गया। अब आ जाइए, नॉर्मेलिटी के लिखे डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Okay, see, it is inversely proportional to temperature, क्योंकि यहां भी वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट्स यूनिट इज, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, एक तो एन होता है, दूसरा क्या होता है, नॉर्मल होता है, तीसरा क्या होता है, ग्राम EQV पर लीटर, या फिर ग्राम EQV पर DM क्यूब।
अगर ऐसा यूनिट कहीं भी लगा हो तो तुम समझ लेना कि नॉर्मलिटी की बात हो रही है। क्लियर? सी, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। इसी को और भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। मोलैरिटी क्या होता है बेटा? एन बी बाई वी एस। अगेन इसको और भी खोलो, एन एफ। एन बी के बदले क्या लिखोगे? डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई वी एस। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो तुम, डब्ल्यू बी बाई ई बी बाई वी एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। नोट डाउन कीजिए। इक्विवेलेंट वेट, बी मतलब सॉल्यूट, ई रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट, बी रिप्रेजेंट्स सॉल्यूट। एन फैक्टर, एन एफ क्या? नहीं, ओके बेटा, लिखो वेयर एन एफ इक्वल टू एन फैक्टर ई बी। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ई बी इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। बाकी तो तुम्हें पता ही है सब कुछ, है ना? वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।